A very good morning to all of you, dear students. Today I am giving you more examples of simple sentences. They have to be combined into simple. In the previous video, I told you the rule of participle, the rule of infinitive, the rule of nominative absolute phrase. So, in this video, I will tell you another rule of combining simple sentences, and that rule is by using a noun or phrase in apposition. What is apposition? Apposition means placing side by side. यानी कि जब किसी नाउन के बारे में जो बात डिस्क्राइब की गई है वो बात और वो नाउन जब दोनों को साथ में हम रख देते हैं, साथ में लिख देते हैं, बीच में सिर्फ एक कॉमा लगाते हैं, तो इसे हम नाउन और फ्रेज इन अपोजिशन कहते हैं। तो इसे समझने के लिए पहले आप सेंटेंस देखिए कि कौन सा सेंटेंस होगा जहाँ पर ये रूल अप्लाई होगा। तो इसके लिए सेंटेंस देखिए, तुलसीदास वॉज अ ग्रेट पोएट, ही रोट द रामचरितमानस। तुलसीदास वॉज अ ग्रेट पोएट, ही रोट द रामचरितमानस। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ दोनों सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन है? सब्जेक्ट है तुलसीदास। दोनों ही बातें तुलसीदास के बारे में ही कही गई हैं। पहले में कहा गया है कि तुलसीदास हु वॉज तुलसीदास, और दूसरे में बताया गया है व्हाट ही डिड। तो पहले में कहा कि हु वॉज तुलसीदास, तुलसीदास वॉज अ ग्रेट पोएट। अब इस सेकंड में आता है व्हाट ही डिड, ही रोट द रामचरितमानस। तो इसे कंबाइन करने के लिए हम यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, नाउन और फ्रेज इन अपोजिशन। तो इसे लिखने के लिए हम क्या करते हैं, जो पहला सेंटेंस है तुलसीदास वॉज अ ग्रेट पोएट, उसके पहले वर्ब को देखेंगे। पहला वर्ब कौन है? वॉज। तो उस वॉज को हम क्या कर देंगे? ड्रॉप कर देंगे, मतलब उस वॉज को हम हटा देंगे और उसकी जगह पर हम क्या लगा देंगे? कॉमा। अब देखिए, पहले इतना करके देखते हैं। तुलसीदास वॉज को ड्रॉप किया, वॉज की जगह क्या लगाया? कॉमा। फिर क्या है? अ ग्रेट पोएट। अब देखिए, जब आप कहेंगे तुलसीदास अ ग्रेट पोएट, तो क्या यहाँ पे कुछ आपको मिसिंग लग रहा है? यहाँ पे कुछ मिसिंग नहीं लग रहा है। क्यों? क्योंकि जब आप किसी के सामने कहेंगे तुलसीदास अ ग्रेट पोएट, तो लोग बहुत ईजिली समझ जाएंगे कि हाँ, तुलसीदास एक महान कवि, मतलब यहाँ पर कुछ मिसिंग नहीं है। तो तुलसीदास अ ग्रेट पोएट, आप इसको एक साथ आप लिख सकते हैं, क्योंकि ये क्लियर है कि अ ग्रेट पोएट, हु वॉज ग्रेट पोएट? तुलसीदास वॉज अ ग्रेट पोएट। तो तुलसीदास कॉमा अ ग्रेट पोएट, ये क्या हो गया? फ्रेज इन अपोजिशन। और अब यही तुलसीदास अ ग्रेट पोएट, ये अब जो आप सेंटेंस लिखने जा रहे हैं, उस सेंटेंस का ये बन जाएगा सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट बन जाएगा, तो अब ये इतना तो सब्जेक्ट हो गया, तुलसीदास अ ग्रेट पोएट। अब हमें क्या चाहिए? अब हमें वर्ब चाहिए। अब हम जो सेकंड सेंटेंस है उसका वर्ब देखेंगे। सेकंड सेंटेंस है ही रोट द रामचरितमानस। तो अब यहाँ पे ही लिखा हुआ है, ही लिखने की हमें कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ही आ चुका है, तुलसीदास अ ग्रेट पोएट। अब हमें इसका वर्ब चाहिए होगा। वर्ब कौन है? रोट। तो अब ये रोट से स्टार्ट करेंगे। रोट द रामचरितमानस। रोट द रामचरितमानस। तो अब ये सेंटेंस जब हमने कंबाइन किया, नाउ इट हैज बिकम तुलसीदास अ ग्रेट पोएट रोट द रामचरितमानस। So I hope this rule you have understood very well. Now we move to second rule, and that second rule is by using an adverb or adverbial phrase. अब यहाँ पर हम एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज का यूज़ समझेंगे। तो एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज का यूज़ समझने के पहले आपको ये पता होना चाहिए व्हाट आर एडवर्ब्स,
देखिए एडवर्ब्स आर द वर्ड्स विच डिस्क्राइब अ वर्ब, जो किसी एक्शन को डिस्क्राइब करते हैं ऐसे वर्ड्स कहलाते हैं एडवर्ब्स। अब जैसे ये सेंटेंस देखिए, आई आंसर्ड हिम माई आंसर वॉज करेक्ट। आई आंसर्ड हिम, मैंने उसे उत्तर दिया। फिर सेकेंड सेंटेंस में आप कह रहे हैं मेरा आंसर करेक्ट था। तो ये करेक्ट क्या था? आंसर। आंसर यहाँ पर क्या है? वर्ब है। तो वर्ब को यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया कि उसका आंसर कैसा था, उसका आंसर करेक्ट था। तो यहाँ पर हम करेक्ट की एडवर्ब फॉर्म लिखेंगे। और करेक्ट आप जानते हैं करेक्ट क्या है, ये एक एडजेक्टिव फॉर्म है। और किसी एडजेक्टिव को जब हम एडवर्ब में चेंज करते हैं तो उसमें नॉर्मली हम क्या करते हैं, ly ऐड कर देते हैं। तो करेक्ट क्या है? एडजेक्टिव है। और करेक्ट को जब हम एडवर्ब में चेंज करेंगे तो वो हो जाएगा करेक्टली। तो ये सेंटेंस, ये वर्ड क्या बन जाएगा? करेक्टली। तो आप क्या कहेंगे? आई आंसर्ड हिम करेक्टली। आई आंसर्ड हिम माई आंसर वॉज करेक्ट। मैंने उससे उत्तर दिया, मेरा उत्तर सही था, मतलब मैंने उसे सही उत्तर दिया। आई आंसर्ड हिम करेक्टली। तो ये करेक्ट को हम एडवर्ब में चेंज कर देंगे। जैसे आई आंसर्ड हिम और माई आंसर वॉज करेक्ट। इस करेक्ट को हम क्या करेंगे? एडवर्ब में चेंज कर देंगे और ये बन जाएगा करेक्टली। आई आंसर्ड हिम करेक्टली। तो इस तरह से ऐसे सेंटेंसेस में हम एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज का यूज़ करके सेंटेंस कंबाइन कर सकते हैं और कंबाइन करके सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट रूल पे आते हैं। नेक्स्ट रूल है बाय यूजिंग अ प्रीपोजिशन और प्रीपोजिशनल फ्रेज विद अ नाउन और जिरांड। देखिए आप जानते हैं कि किसी नाउन के पहले हम क्या लगाते हैं? कोई ना कोई प्रीपोजिशन लगाते हैं। जैसे कोई अगर प्रीपोजिशन आया है तो प्रीपोजिशन के बाद ये ज़रूरी है कि उसके बाद कोई ना कोई नाउन जरूर आएगा। और नाउन नहीं आएगा तो क्या आएगा? जिरांड आएगा। तो ये जिरांड क्या होता है? देखिए जिरांड जो होती है ये वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है, लेकिन यहाँ पर इसका वर्ब से कोई लेना देना नहीं होता। वो दिखने में तो वर्ब होता है लेकिन एक्चुअली उसका रोल जो होता है वो सेंटेंस में नाउन की तरह होता है। इसीलिए उसको हम जिरांड फॉर्म कहते हैं। जिरांड फॉर्म मीन्स अ नाउन, मतलब कोई ऐसा जो नाउन, जैसे आप सेंटेंस बोलते हैं स्मोकिंग इज़ इंजूरियस टू हेल्थ। तो स्मोकिंग जो है यहाँ पे देखिए वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, लेकिन यहाँ पे जो ये वर्ब है आईएनजी फॉर्म, ये क्या है? ये जिरांड फॉर्म है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर स्मोकिंग से मतलब है उस एक्शन से, यानी कि सिगरेट पीना, जो कि एक एक्शन है जो एक नाउन को डिनोट कर रहा है। इसीलिए स्मोकिंग क्या हो गया? जिरांड जो है ये क्या हो गया? एक नाउन हो गया। तो यहाँ पर आप किसी प्रीपोजिशन से पहले नाउन या मतलब किसी प्रीपोजिशन के बाद में आप नाउन या जिरांड का यूज़ कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं देखते हैं यहाँ पर। ही मेड अ प्रॉमिस ही केप्ट इट ऑल्सो। उसने प्रॉमिस किया, ही मेड अ प्रॉमिस, उसने एक वादा किया। फिर है ही केप्ट इट ऑल्सो, उसने उसे निभाया भी। उसने वादा किया, उसने उसे निभाया भी। अब देखिए दो काम उसने किए, उसने प्रॉमिस भी किया, उसने निभाया भी। तो आप इसे जब कंबाइन करेंगे तो आप कहेंगे प्रॉमिस करने के अलावा उसने उसे निभाया। प्रॉमिस करने के अलावा उसने उसे निभाया। तो ऐसे सेंटेंस को कंबाइन करने के लिए जिस प्रीपोजिशन की हमें ज़रूरत पड़ेगी वो प्रीपोजिशन क्या होगा? वो प्रीपोजिशन होगा बिसाइड्स। क्या होगा? बिसाइड्स। यहाँ पे देखिए ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे बिसाइड्स होगा, यानी कि BESIDES लिखेंगे, BESIDE नहीं लिखेंगे, क्योंकि अगर बिसाइड हम लिखेंगे BESIDE तो उसका मतलब हो जाएगा नज़दीक, मतलब उस किसी के पड़ोस में। लेकिन यहाँ पर बिसाइड्स हम लिखेंगे जिसका मतलब होता है इसके अलावा, इसके अतिरिक्त, या इंग्लिश में कहें तो इसका मतलब होता है इन एडिशन टू। इन एडिशन टू। तो अब बिसाइड्स क्या हो गया? ये प्रीपोजिशन हो गया। अब हमें चाहिए नाउन। तो नाउन क्या करेंगे? देखो नाउन हम बनाएंगे, तो नाउन कैसे बनाएंगे? इस
मेड जो वर्ब है इसको हम नाउन में चेंज करेंगे। तो मेड का जो जिरांड फॉर्म होगा वो क्या होगा, आईएनजी फॉर्म यानी कि मेकिंग। तो मेकिंग जो हो जाएगा वो जिरांड फॉर्म हो जाएगा। तो यहाँ पे मेड को हम इसमें चेंज कर देंगे मेकिंग में। बिसाइड्स मेकिंग, क्या मेकिंग, अ प्रॉमिस। So what is the meaning? Besides making a promise means वादा करने के अलावा, वादा करने के अतिरिक्त। फिर हम कहेंगे उसने उसे निभाया। तो अब हम लिखेंगे besides making a promise, he kept it. He kept it. फुल स्टॉप। अब देखिए यहाँ पे हम ऑल्सो नहीं लिखेंगे, क्यों? क्योंकि बिसाइड से क्लियर हो रहा है कि दो एक्शन की बात हो रही है कि वादा करने के अलावा उसने उसे निभाया, इसीलिए अब यहाँ पर ऑल्सो लिखने की जरूरत नहीं है। तो अब ये रूल क्या हो गया, बिसाइड्स क्या हो गया, ये हो गया प्रीपोजिशन, और मेकिंग क्या हो गया, ये हो गया जिरांड। सेंटेंस की मीनिंग क्या बनी, वादा करने के अलावा उसने उसे निभाया। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, उसको कैसे कंबाइन करेंगे। सेम रूल से, यही सेम रूल जिसमें आपको प्रीपोजिशन का यूज़ करना है, उसके साथ में नाउन या जिरांड फॉर्म का यूज़ करना है। कैसे करना है देखिए, he worked hard, he could not pass the examination. He worked hard, he could not pass the examination, यानी कि उसने मेहनत की, वो एग्ज़ाम में पास नहीं हो पाया। तो अब देखिए यहाँ पे खास बात क्या है, यहाँ पे जब इन दोनों सेंटेंस को पढ़ते हैं तो इनकी मीनिंग क्या निकल रही है। इन दोनों की मीनिंग जो है वो एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट है, कि उसने मेहनत की, वो एग्ज़ाम में पास नहीं हो पाया। तो दोनों सेंटेंस क्या हैं, दोनों ही अपोजिट मीनिंग वाले हैं। तो ऐसे सेंटेंस, ऐसे पेयर्स जब एक दूसरे की अपोजिट मीनिंग देते हों तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर होता है कंट्रास्ट। ऐसे में हम क्या कहेंगे कि जहाँ पर दो सेंटेंस हैं, दोनों की मीनिंग एक दूसरे के अपोजिट है, वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर कंट्रास्ट हो रहा है। तो कंट्रास्ट को शो करने के लिए जिस प्रीपोजिशन या प्रीपोजिशनल फ्रेज का हम यूज़ करते हैं वो क्या होता है, उसे हम कहते हैं इन स्पाइट ऑफ। क्या कहते हैं, इन स्पाइट ऑफ। वैसे इन स्पाइट ऑफ भी कह सकते हैं आप, डिस्पाइट भी कह सकते हैं। तो चाहे आप डिस्पाइट का यूज़ करें, चाहे आप इन स्पाइट ऑफ का यूज़ करें, दोनों में से कोई भी कर सकते हो। तो आप क्या कहेंगे, इन स्पाइट ऑफ। तो इन स्पाइट ऑफ, अब इन स्पाइट ऑफ का मतलब क्या हो गया, इन स्पाइट ऑफ का मतलब हो गया इसके बावजूद। किस चीज़ के बावजूद, आपको कहना है मेहनत करने के बावजूद। He worked hard, उसने मेहनत की थी, तो ये क्या बन जाएगा, मेहनत करने के बावजूद। तो यहाँ पे वर्ब कौन है, वर्ब। अब हम इसे इसकी जिरांड फॉर्म में चेंज करेंगे, वर्ब हो जाएगा वर्किंग। तो इन स्पाइट ऑफ वर्किंग, इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड मतलब मेहनत करने के बावजूद, इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड। अब आप लिखेंगे आगे जो सेंटेंस कह रहा है कि मेहनत करने के बावजूद क्या हुआ, मेहनत करने के बावजूद वो एग्जाम में पास नहीं हो पाया। तो he could not pass, he could not pass the examination. He could not pass the examination. ठीक, तो इन स्पाइट ऑफ क्या हो गया, ये प्रीपोजिशन या प्रीपोजिशनल फ्रेज हो गया, जिसका मतलब होता है इसके बावजूद। ये कंट्रास्ट शो करता है, ये फ्रेज कंट्रास्ट शो करता है। इसके बाद में वर्किंग क्या हो गया, ये जिरांड फॉर्म हो गई, और ये फ्रेज हो गया, और मीनिंग क्या निकली, मेहनत करने के बावजूद वो एग्जाम में पास नहीं हो पाया। चलिए वी मूव टू सेकेंड नेक्स्ट एग्जाम्पल ऑफ कंबाइनिंग अ सेंटेंस। ही वॉज इल, ही वॉज अनेबल टू अटेंड स्कूल रेगुलरली। वो बीमार था, वो रेगुलरली स्कूल अटेंड करने में अनेबल था। तो ऐसे सेंटेंस को कैसे कंबाइन करेंगे, देखिए यहाँ पर क्या है,
आप जब दोनों सेंटेंस की मीनिंग आप पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर क्या निकल रहा है, क्या यहाँ भी कंट्रास्ट है? देखिए यहाँ पे कंट्रास्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि दोनों की मीनिंग अपोजिट नहीं है। यहाँ पे कह रहा है वो बीमार था, वो रेगुलरली स्कूल अटेंड करने में अनेबल था। मतलब ये क्या हो गया, ये इसका रिजल्ट हो गया कि वो बीमार था इसीलिए वो स्कूल रेगुलरली अटेंड करने में अनेबल था। तो ये पहला जो सेंटेंस है ये बन गया रीज़न, ये बन गया कारण दूसरे एक्शन का, कि किसके कारण? बीमारी के कारण, बीमार होने के कारण, बीमार होने के कारण वो स्कूल रेगुलरली अटेंड करने में अनेबल था। तो ऐसे सेंटेंस को कैसे हम कंबाइन करेंगे? तो इसको कंबाइन करने के लिए हम जिस फ्रेज का यूज़ करेंगे, जिस प्रीपोजिशन फ्रेज का यूज़ करेंगे वो रीज़न बताता है। तो वो रीज़न वाला कौन सा है? उसको कहते हैं ऑन अकाउंट ऑफ। वैसे होते बहुत सारे हैं, ऑन अकाउंट ऑफ भी कह सकते हो, ड्यू टू कह सकते हो, ओइंग टू कह सकते हो, बिकॉज ऑफ कह सकते हो। तो कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो पहले हम आपको क्या बताते हैं? ऑन अकाउंट ऑफ। तो क्या लिखेंगे? ऑन अकाउंट ऑफ, ऑन अकाउंट ऑफ ये फ्रेज हो गया जिसका मतलब होता है इसके कारण। अब यहाँ पे हमें क्या चाहिए? जिरांड फॉर्म चाहिए या नाउन फॉर्म चाहिए। तो देखिए, चाहे तो आप इल का नाउन बना दें। तो इल मतलब होता है बीमार, और बीमारी को कहते हैं इलनेस। तो आप इलनेस भी कह सकते हैं या बीइंग इल भी कह सकते हैं, तो जो चाहे आप यूज कर सकते हैं। तो ऑन अकाउंट ऑफ हिज इलनेस, ऑन अकाउंट ऑफ हिज इलनेस यानी कि बीमारी की वजह से, बीमारी के कारण, ऑन अकाउंट ऑफ इलनेस ही वाज अनेबल टू, he was unable to attend school regularly. On account of his illness, he was unable to attend school regularly, यानी कि बीमारी के कारण वो रोज स्कूल आने में असमर्थ था। तो आप यहाँ पर ऑन अकाउंट ऑफ हिज इलनेस की जगह पर आप ये भी कह सकते हैं ऑन अकाउंट ऑफ बीइंग इल का भी यूज़ आप कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स, मैंने बहुत कोशिश की है कि मैं इन सेंटेंसेस को बहुत आसानी से, कैसे आपको आसानी से आपको समझ में आ जाएं, अच्छे से समझ में आ जाएं, मैंने बहुत कोशिश की है। और मैं आशा करता हूं कि आपको ये सेंटेंस समझ में आ गए होंगे। और इन केस अभी भी अगर कोई सेंटेंस में आपको प्रॉब्लम हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में जा कर के। लेकिन देखिए, एक बात बहुत ध्यान रखिए बेटा, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है कि आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा आप सीखेंगे। द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू लर्न। सो दीज आर ओनली एग्जाम्पल्स, बट इसमें जो है शार्पनेस तभी आएगी जब आप इसकी एक्सरसाइजेज जो हैं आप लगाते रहेंगे। थैंक यू।